अल्ताफ हुसैन का गनमैन जबरन उसने 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, फिर 4 मंजिला, फिर बेसमेंट खत्म करके गोडाउन। कौमी असेंबली में फिर एक बार अल्ताफ हुसैन की गूंज आती रही और गुल प्लाजा का मामला क्या अल्ताफ हुसैन से जुड़ा हुआ है, ये इल्जाम क्यों आयद किया गया है, आज की तहलका अंगेज खबर दे रहा हूं। अल्ताफ हुसैन का गनमैन। आज असेंबली में डॉक्टर फारूक सत्तार ने सारी कार्रवाइयों को किस तरीके से रुकवाया और कहा कि नहीं, पहले बात इस पर होगी। क्या तो इतनी आबादी हो गई है कि नए सूबे और नए इंतजामी यूनिट। एक बार फिर कौमी असेंबली के अंदर नए सूबे का मुतालबा किया गया और किसने ये मुतालबा किया है, उसके बाद कादर पटेल को पर्ची किसने दी कि खामोश हो जाओ। ये पर्ची में क्या खामोशी का लिखा हुआ था या फिर शाबाश दी गई थी, अहम खबर आपको देने वाला हूं। बहुत अफसोस की बात है, आप मुझे ये बताएं। और एक अहम रुकने असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, उनकी नजर में अगर लोग मर जाएं तो कोई बात नहीं, वो कहती है न्यूजीलैंड में भी तो 40 लोग मर चुके थे। कौन है ये खातून रुकने असेंबली? आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं बड़ी और बहुत बड़ी बड़ी खबरें कि क्या मामला हो रहे हैं और क्यों हो रहा है। लेकिन उन सब के लिए डरिएगा नहीं, झिझकेगा नहीं, घबराइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आज का दिन एक और मनहूस दिन कराची के रहने वालों के लिए और पाकिस्तान में बसने वालों के लिए रहा और उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि एक बार फिर यहां पर जिनके लोग लापता हैं वो लोग बेचारे दर दर की ठोकरें खाते रहे। कभी गुल प्लाजा के एक किनारे पर तो कभी गुल प्लाजा के दूसरे किनारे पर खड़े रहे, कभी डीसी ऑफिस का चक्कर लगाते रहे तो कभी सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाकर मालूमात हासिल करते रहे कि शायद उनके लोगों के बारे में इल्म हो सके। लेकिन गुज़िश्ता दिन भी जिन 25 के करीब लोगों की बाकियात मिली थी, उनकी शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। और मैं जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, वक्त तकरीबन 11:15 बजे तक का है, रात का वक्त है और अब इस वाक़े को 72 घंटे हो चुके हैं। आपके इल्म में होगा कि अब जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं बिल्कुल उसी वक्त 7 मजीद बाकियात मिली है। तो अब बाकियात की तादाद हो गई है 35। यानी कि मैं अब ये बात कह सकता हूं और बाकायदा कह सकता हूं कि 6 अफराद की तदफीन हो चुकी है, 35 की बाकियात हो चुकी है, कुल तादाद 42 हो गई है। लेकिन अब तक जो कुल लापता अफराद की तादाद है 74 है, जिसमें से 32 के बाकियात मिले हैं, अभी 32 की बाकियात मिलना बाकी है। आज पूरे दिन क्या होता रहा और किस तरीके से ये लवाहिकीन एक दूसरे को पूछते रहे, क्योंकि इन्हें अब तक इस बात का दिलासा नहीं दिया जा रहा कि हाँ वाकई में अब आपके लोग इस दुनिया में नहीं रहे और ये रही उनकी बाकियात। अब जब इनको ये यकीन हो गया है कि उनके जानने वाले, उनके प्यारे, उनके बच्चे और उनकी बेटियां अब इस दुनिया के अंदर नहीं रही है, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से सिर्फ दिलासे और तसल्लियां ही दी जाती रही और वो भी दूर खड़े होकर मीडिया में। यहां पर बाकायदगी से कोई सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन, कराची की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी नहीं थी जो मुतासरा अफराद को यकीन दहानियों के साथ उनके साथ ताउन करती, बल्कि इनसे खुद कहा गया कि आप जाइए, आप यहाँ पर DNA के सैंपल दीजिए, आप जाकर यहाँ इंदराज करवाइए, और वो दर बदर की ठोकरें खाते रहे। हजारों की तादाद में ताजिर आज भी वहां पर खड़े रहे। उसके बाद वहां पर मामला यह हुआ कि GDA, तहरीक इंसाफ, सुन्नी तहरीक और दीगर सियासी जमातों ने वहां खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की धुआंधार, मगर किसी की कान पर जूं तक नहीं होगी। आज इस हवाले से जो सबसे बड़ा मार्का हुआ, आज कौमी असेंबली का इजलास था। हैरत अंगेज तौर पर डॉक्टर फारूक सत्तार वहां पर इजलास के जैसे ही स्टार्ट हुआ वहां पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आज ये कहता हूं कि जनाब तमाम कार्रवाइयों को रोक दीजिए और सबसे पहले सानिया है गुल प्लाजा पर बात कीजिए, इसके जिम्मेदारों की तैनाती कीजिए। आप मफाक में बैठकर यहां पर नुमाइंदगी करते हैं तो आपका यह फर्ज बनता है कि आज तमाम कार्रवाइयों को रोक दीजिए।
वजीर कानून आजम तारड़ साहब खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं नहीं, इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि भाई हमें कानून पास करना है। और जाहिर सी बात है, ताकत का ही कानून चलता है, तो उन्होंने पहले कानून पास किया। डॉक्टर फारूक सत्तार तकरीर के लिए खड़े हुए और उन्होंने तमाम चीजों का जिम्मेदार मौजूदा सिंध हुकूमत और मेयर को कहा करार दिया। और वहीं पर उन्होंने एक बड़ा अहम मुतालबा किया कि अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा तो फिर आप एक काम कीजिए, सूबे बना दीजिए। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। क्या तो इतनी आबादी हो गई है कि नए सूबे और नए इंतजामी यूनिट्स बनाए। ये बात यहीं पर रही नहीं रहती। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बारी आती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बारी आती है तो कादर पटेल खड़े होते हैं। वो कादर पटेल के जिनका नाम पहले ही कराची की तबाही में सरफहरिस्त लोगों में लिया जाता है और कई मामला में उनका नाम लिया जाता है। कादर पटेल खड़े होते हैं और कादर पटेल खड़े होकर कहते हैं कि मैं बताता हूं कि इसकी तो मंजूरी अल्ताफ हुसैन ने दी थी, इस पे जो फ्लोर बनने थे उसकी मंजूरी भी अल्ताफ हुसैन ने दी थी। हैरत अंगेज तौर पर 1991 के दिसंबर में जब इसकी अप्रूवल दी गई थी, यानी कि इस जगह की लीज दी गई थी और इस जगह की जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, तो मेरे मोअज़्ज़िज़ कादर पटेल साहब को शायद ये बात पता नहीं होगा कि उस वक्त एमक्यूएम के खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा था और उस वक्त अल्ताफ हुसैन कराची में मौजूद नहीं थे। इसका जब तीसरा फ्लोर डाला गया था, उस वक्त भी हैरत अंगेज तौर पर एमक्यूएम अपोजिशन में थी, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थी। कादर पटेल ने सारा का सारा मलबा जहां पर यह कहकर डाल दिया, ये तो अल्ताफ हुसैन का काम है। जरा सुनिए। अल्ताफ हुसैन का गनमैन जबरन उसने 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, फिर 4 मंजिला, फिर बेसमेंट खत्म करके गोडाउन। बात यहां तक नहीं रहती। उसके बाद कादर पटेल एमक्यूएम के लोगों को शर्मिंदा करते हुए कहते हैं कि आपका ही एक रुकने असेंबली आपके खिलाफ बातें करता है और ये गालियां देता रहता है। उनका इशारा था मुस्तफा कमाल साहब की तरफ और वो कह रहे थे कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार सुनी है और बार बार मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं। लेकिन वो अपनी जोशीली तकरीर कर रहे थे कि ऐन उसी वक्त उनकी सबसे बड़ी सरवा यानी कि खातून अव्वल पाकिस्तान की आसफा भुट्टो जरदारी उनको एक पर्ची लिख कर देती है। ये देखिए, और जब उनको पर्चा लिख कर देती है तो पर्चा जब उनके पास शाजिया मरी जाकर पहुंचा, शाजिया मरी की भी आपको एक कहानी बताऊंगा, मैं भूल गया था लेकिन आपको कहानी सुनाऊंगा शाजिया मरी की भी। शाजिया मरी को एक पर्ची दी जाती है और वो पर्ची जाकर वो दे देती है किसको, कादर पटेल को। और जब कादर पटेल को दी जाती है तो कादर पटेल फौरन अपनी तकरीर को खत्म कर देते हैं। बहुत अफसोस की बात है। आप मुझे ये बताएं, क्या आसफा भुट्टो जरदारी ने यहां पर कादर पटेल को रोका कि तुम अपनी हद से तजावुज कर रहे हो, या फिर कादर पटेल को शाबाश देकर कहा कि आप खामोश हो जाओ? क्या लिखा था आसफा भुट्टो जरदारी ने कि जिनकी बात फौरन मानते हुए फौरी तौर पर कादर पटेल ने अपनी तकरीर को खत्म किया? बात यहीं पर नहीं रहती। उसके बाद शहला रजा जिस तरह की तकरीर करती है वो भी आपके सामने, हाँ, कहानी में आपको सुना देता हूं। और वो कहानी है कि शाजिया मरी ने कल असेंबली की एक कायमा कमेटी के अंदर एक बिल पास करने की मंजूरी दी। क्या दी कि जनाब वाला हम जितनी दौलत कमाते हैं, हमारे जो असासे हैं, हमारी जितनी जायदादें हैं, वो किसी को ना बताई जाए, और अगर किसी को हमारी जायदाद का पूछना है तो वो असेंबली के स्पीकर के पास जाए और उनसे दरख्वास्त करे कि हमें ये बताया जाए कि इनके गोशवारों में कितने पैसे हैं। सुनिएगा मेरी बात तो गौर से। मामला यह है कि तमाम सूबाई असेंबली के अराकीन जो मुंतखब होते हैं, तमाम कौमी असेंबली के अराकीन जो मुंतखब होते हैं, वो हर साल के लिए पाबंद हैं कि 31 दिसंबर तक इनको अपने गोशवारे जमा करवाने हैं, यानी इनको ये बताना है कि इनकी जायदाद कितनी है। और इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन और अवाम की आगाही के लिए इस बात का पाबंद होता है कि ये मालूमात शाया की जाए। लेकिन असेंबली के अंदर क्योंकि उन्होंने कहा कि जब जजेस अपनी नहीं बात बताते, जब फौज अपनी बात नहीं बताती कि उनके पास कितनी जायदाद है, तो फिर हम क्यों अपनी जायदाद को बताए, हम क्यों हम इतनी कुर्बानियां देते हैं, हमारी दौलत में कितना इजाफा हो रहा है, ये जानने का हक किसी को नहीं है। ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये वो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का चेहरा है जो शाजिया मरी ने कल कायमा कमेटी के अंदर पेश किया। और तो और इसमें एक एमक्यूएम की रुकने असेंबली भी थी, वो भी कह रही थी हाँ बात बिल्कुल ठीक है कि गोशवारे नहीं बताने चाहिए और आदाद शुमार नहीं बताने चाहिए।
और कौन कौन था नाम बताऊं, छोड़िए इस बात को। लेकिन बात सारी है कि इस सारे मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रंग नजर आया। खैर, इसके बाद एक और खबर मैं आपको देता हूं। इस्लामाबाद में बहुत सारी जादूगरियां मरी रहती है, ये मत समझिएगा कि वहां से खबर हम तक नहीं पहुंचती। और उसके बाद आज सिंध असेंबली के अंदर क्या होता है, सिंध असेंबली के अंदर मेरी तवक्कुआत ये थी कि शायद आज एमक्यूएम बहुत एक बार फिर एहतजाज करेगी, लेकिन आज एमक्यूएम अपनी नशिस्तों पर बैठी रही, मामूल की कार्रवाइयां शुरू रही। आज इस वाक्य के चौथे दिन, यानी कि 4 दिन हो चुके, हफ्ते की रात, इतवार, पीर और मंगल, 4 दिन के इख्तिताम पर सूरत हाल मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों ये रही है कि आज पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने भी इस हादसे को उस तरीके से जगह नहीं दी और उनकी नजर में इस्लामाबाद की कार्रवाई ज्यादा अहम थी, क्योंकि ये मीडिया ज्यादातर कंट्रोल भी कहीं और से होता है। खैर, खबर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और इंतजामिया अब तक कराची में बसने वाले गुल प्लाजा के मुतासरीन को कोई दिलासा देने में कामयाब नहीं हो सकी है। दिलासा तो दूर की बात है, उन्हें एक गिलास पानी पिलाने पर भी नहीं है। तमाम सियासी जमातों ने वहां पर अपने डेरे जमा लिए, हर एक जमात ने अपना एक एक कैंप लगा लिया है, लेकिन सोचिए और सुनिए, किसी के पास भी वहां पर हल मौजूद नहीं है। ये मामला हल किस तरीके से होगा और कौन इसको हल करेगा। आज एक अहम मीटिंग गवर्नर हाउस के अंदर भी हुई है और उस मीटिंग के अंदर तमाम ताजिर बिरादरियों को साथ शामिल कर इस बात पे मुत्तफिक किया गया है कि जनाब इस सारे मामला को हल किया जाए। लेकिन क्या एक कमेटी वो बनी है कि जो सरकार की मुद्दइयत में बनी है, कि जिसमें हैरत अंगेज तौर पर मैंने ये कहा था कि अगर इस बिल्डिंग के अंदर कोई खामी थी और यहां पर अगर इंतजाम दुरुस्त नहीं था तो इसकी जिम्मेदारी एसबीसीए पर आयद होती है, यानी वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह पर आती है। अगर फायर ब्रिगेड सही तरीके से काम नहीं किया, रेस्क्यू का अमल नहीं हो सका, तो मुर्तजा वहाब इसका जिम्मेदार है, कमिश्नर इसका जिम्मेदार है। लेकिन आपको मालूम है कि इसकी कमेटी जो बनाई गई है, जो लोगों की फलाह के लिए काम करेगी, जो लोगों को यहां पर सही बेहतर इनको सहूलियात देगी, उस कमेटी में यही 3 लोग शामिल हैं, यानी वही एसडीसीए का सरबरा यानी कि वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, वही मुर्तजा वहाब जो कि मेयर है और वही कमिश्नर। सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि यानी कि जिसके ऊपर इल्जाम हो कि वो जिम्मेदार है, वही अपनी तहकीक करेंगे। जिनके ऊपर ये इल्जाम है कि यही लोग इस सारे मामला में मुलविस है, इनके इदारों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से सूरत हाल इस हद तक खराब हुई है, वही लोग उस कमेटी में मौजूद हैं। क्यों इस कमेटी के अंदर मुख्तलिफ ऐसे ताजिरों को नहीं रखा गया जो हुकूमत के आशीर्वाद से नहीं चलते? क्यों इस कमेटी के अंदर अपोजिशन अराकीन को नहीं रखा गया? क्यों इस कमेटी के अंदर उन फलाही इदारों के लोगों को नहीं रखा गया कि जो कि आजाद हैं और वो ऐसे लोग नहीं हैं जो सिंध हुकूमत से फंड लेते हों, या फिर ऐसे सहाफियों को क्यों इसमें शामिल नहीं किया गया कि जो कि इस कराची की आवाज बनते हैं? ये सवाल बहुत ज्यादा अहम है और इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आइंदा दिनों के अंदर जिनके लिए इंसाफ की बात कही जा रही है, क्या जिनके लिए ये बात कही जा रही है कि उनको इंसाफ मिल सके, वो इंसाफ उनसे कितना दूर होगा कि जब कातिलों के हाथ में ही अदालत का कटहरा हो, अदालत का हथौड़ा हो और वही मुंसिफ हो, तो फिर इंसाफ किस तरीके से मिल सकता है? सारी सूरत आपके सामने मैं रखता रहूंगा। एक और दिन कौमी असेंबली के अंदर गुजर चुका है, एक और दिन यहां पर गुजर चुका है, लेकिन अब तक किसी का मसला हल होते हुए नजर नहीं आ रहा। इस हवाले से जो मजीद तफसीलात हमारे पास आएगी, हम आपको तफसीलात देते रहेंगे। कुछ दिन बल्कि हमेशा हम इन तमाम लोगों के इंसाफ के लिए बात करते रहेंगे कि जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम अपने प्रोग्राम में ये जरूर रखेंगे। 4 दिन हो चुके हैं, हम काउंटडाउन आज से चलाना शुरू करेंगे। 4 दिन खत्म हुए।